हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नाजरीन, शायर इकबाल का लिखा ये शेर अपने आप में कहानी बयां करता है। कहानी बयां करता है उन हस्तियों की जिन्होंने अपने हुनर के दम पर बुलंदियों को छुआ और कोहिनूर की मानींद जगमगाए। ऐसी एक हस्ती से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो बेहद ख़ास हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, हमारे बीच मौजूद हैं मशहूर कथक नृत्यांगना, पद्मश्री और पद्म भूषण से नवाजी गई डॉक्टर उमा शर्मा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है उमा शर्मा जी। इससे पहले कि हम आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें जी, एक नज़र डाल लेते हैं आपकी ज़िंदगी के सफ़र पर। डॉक्टर उमा शर्मा कला जगत का एक ऐसा सितारा जो शोहरत की बुलंदियों पर खूब जगमगाया। उनकी वालिदा रत्ना देवी से उन्हें भरपूर प्यार और साथ मिला। इनके वालिद आचार्य पंडित वासुदेव शर्मा जी संस्कृत के माहिर थे और दिल्ली के बंगाली मार्केट इलाके में रहने के दौरान ही उन्होंने म्यूजिक एंड डांस स्कूल की नींव रखी, जहां उमा शर्मा जी ने बहुत कम उम्र में ही गायकी के साथ साथ कथक सीखना शुरू कर दिया। फिर लखनऊ घराने के शंभू महाराज जी और जयपुर घराने के सुंदर प्रसाद जी से तालीम हासिल की और कथक की बारीकियां सीखी। उमा शर्मा जी की कड़ी मेहनत रंग लाई। वियोग में यक्ष राम गिरे के घने। अपनी कला और नृत्य से उन्होंने सभी के दिलों पर वो छाप छोड़ी कि सब उनके मुरीद होते चले गए। उन्होंने मुल्क और बैरून ममालिक में कई कामयाब शोज और परफॉर्मेंस देकर नई इबारतें लिखी हैं। कथक नृत्य में उनकी बेशकीमती ताउन के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने साल 1973 में उन्हें पद्मश्री और 2001 में पद्म भूषण से नवाजा। साल 1976 में इन्होंने भारतीय संगीत सदन के नाम से एक म्यूजिक एकेडमी भी तामीर की, जिसमें वो कथक के नए मुस्तकबिल तैयार करने में शिद्दत से लगी हुई है। ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत और उनकी कला को हम सलाम करते हैं। तो बहुत दिलचस्प, दिलकश, बेहतरीन सफ़र आपका रहा और यहीं से हम शुरू करते हैं आपकी बातों का सिलसिला और जो आपकी ज़िंदगी की कहानी आपकी ज़ुबानी ही सुनते हैं। और मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई? पैदाइश मेरी दिल्ली की है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो राजस्थान से, ख़ास तौर से मेरे पिताजी धौलपुर स्टेट के थे जी। तो वो लोग शिफ्ट कर गए 1935 में। और मेरे पिताजी ने हु वॉज अ संस्कृत विद्वान, स्कॉलर थे, वो संस्कृत में बातचीत करते थे, संस्कृत में पोइट्री भी उन्होंने बहुत सारी लिखी। तो मुझे इस बात का बहुत गर्व है जी कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई। काफ़ी पूजा पाठी और योगाभ्यास बहुत करते थे मेरे पिताजी। तो जो मेरा साहित्य की तरफ मुड़ाव हुआ जी, वो बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, माय फादर पर्टिकुलरली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं उनको पूरा श्रेय देती हूँ। जी, बहुत आफरीन। मैं उनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे जैसा मैंने चाहा नृत्य में करना। हालांकि वो कहते थे कि आवाज़ अच्छी है उमा, तुम गाना। जी। वो प्रोफेशनल तो नहीं थे, पर शौकिया गाते थे। ही हैड अ गुड वॉइस, अच्छी आवाज़ थी उनकी।
तो मतलब ये हुआ कि मैंने आगे बढ़ी और नृत्य शुरू किया। अच्छा, यहीं से मैं आपसे साथ पूछता में मैं बचपन में गा भी रही थी। हूँ। खास तौर से मैं एक गाना गाती थी, जी आएगा 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 आने वाला आएगा। पिताश्री संस्कृत धारा प्रवाह आप बता रहे हैं गायन कर लेते थे, तो गायन यानी कि सिंगिंग से कथक की तरफ जो आप घूमे, तो क्या पहले से कुछ तय था कि कथक ही करना है? नहीं नहीं, या मैंने कुछ हुआ तो कुछ चलो हाँ। मैंने कुछ तय नहीं किया था। अच्छा। असल में मैं पढ़ाई कर रही थी, जी। सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ी, स्कूलिंग की। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज में जा गई, जी। चली गई, और वहाँ पर मुझे म्यूज़िक एंड डांस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया। तो लेडी श्री राम कॉलेज और स्कूलिंग के जितने भी कल्चरल फंक्शंस होते थे, वो चार्ज उन्होंने बिल्कुल मेरे को सौंप दिया था कि उमा शर्मा कंपोज करेगी। तो मैं बहुत करती थी, जी। स्कूल में भी कॉलेज में भी। तो फिर मैंने कुछ तय नहीं किया था। बीए के बाद में मैं असमंजस में रही, जी। जैसे भूलूंगी नहीं, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है वो भोला भाला। भोला भाला। क्या बात है, तो डॉक्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जब ग्रेजुएशन कर लिया है, जी। तो मैं अब किधर गाऊं, और मुझे दिमाग में एक डाउट रहता था कि मैं वाकई नाच पाऊंगी, ये मेरे दिमाग में। लेकिन शौक़ बहुत था, जी। क्योंकि मैं छोटा सा स्कूल मेरे पिताजी ने घर पे ही खोल लिया था। पुरानी बात है जी। ये, अच्छा। सन 48 49 वगैरह। जी। उसमें कॉलोनी के जितनी छोटी छोटी लड़कियां थीं, वो सब आती थी, और मेरी बड़ी बहन रमा, जी। उसकी भी बड़ी रुचि थी इसमें। जी। तो वो लोग सब नाचते थे, तो मैं चुप चुप कर कोने में से देखा करती थी। और कोने में से देखने पर मुझे ऐसा लगता था, काश मैं भी नाच पाऊंगी। बस यही क्वेश्चन जी। मैं करती रही। अचानक मुझे बुलावे आने शुरू हो गए कि नरेंद्र शर्मा जी, हिंदुस्तानी थिएटर था बेगम ज़ैदी का, जी। वो अभिज्ञान शकुंतलम पर जी। नृत्य नाटिका बना रहे थे। जी। तो उन लोगों ने सोचा इसमें उमा शर्मा को लाएंगे, तो मैंने उसमें प्रियमवदा का रोल किया था। ओह। और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा नाच भी था, जी। नटी थी, तो मैं ही उसको शुरुआत करती थी, उस पे नाचा करती थी, जो गाना मेरे को दिया था। तो मतलब फिर मैं आगे बढ़ती चली गई। फिर मुझे भारतीय कला केंद्र ले गया, वहाँ उनकी रामायण होती है, उसमें उन्होंने मुझे सीता बनाया। और जब मैं भारतीय कला केंद्र में पहुंची, तो वो एक दौर ऐसा था, जी। इट वॉज अ गोल्डन पीरियड। तो मैंने भारतीय कला केंद्र ज्वाइन किया, और भारतीय कला केंद्र में उनकी जो रामायण होती थी, उसमें मुझे सीता का रोल दिया गया। अब मैं धीरे धीरे जी। मैं अपना महसूस कर रही थी कि मैं अब वाकई नृत्य की ओर जा रही हूँ। अब ये सिलसिला जो था वो चलता रहा। जी। मैं रामायण में सीता का पाठ करती रही, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि गुरु गोपीनाथ कथकली के आचार्य बिल्कुल कहना चाहिए, जी। वो कथकली स्टाइल में रामायण को उन्होंने डायरेक्ट किया था।
क्या बात। तो मैंने उनसे कथकली सीखना शुरू किया। उमा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आदरणीय शंभू महाराज जी जो कि लखनऊ घराने से थे और पंडित सुंदर प्रसाद जी जो जयपुर घराने से थे, इन दोनों हस्तियों से आपने ट्रेनिंग ली, तालीम ली, और उन दोनों जो भी कुछ उनसे सीखा उसको फ्यूज़न करके एक अलग अंदाज, एक अजीब मंजर पेश किया कथक में। ये सब कैसे किया? ये जब भारतीय कला केंद्र में मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पर गुरु शंभू महाराज जी और गुरु सुंदर प्रसाद जी दोनों ही वहाँ पर मौजूद थे और क्लासेस चल रही थी। तो श्रीमती नैना देवी जो कि अपने दूरदर्शन में भी बहुत उन्होंने प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, और उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया, मेरे को कहा कि उमा कैसे भी तुम कथक सीखो। तो मैंने गुरु सुंदर प्रसाद जी से शुरू किया जी। जो जयपुर घराने के थे जी। और गुरु शंभू महाराज जी भी वहीं तालीम दे रहे थे। जी। तो मैं उनके पास पहुंची, मुझे नैना देवी ही ले गई। तो मेरा कुछ शौक़ अभिनय की ओर बहुत था। जी। शंभू महाराज जी की जब मैंने क्लास ज्वाइन करी तो उन्होंने यही कहा कि ये अभिनय करेगी। क्या बात। तो ख़ास तौर से मैंने उनसे ठुमरियाँ सुनी, ठुमरी भाव सीखा, और कुछ कहना चाहिए कि कुदरती जी। मुझे अभिनय मेरे चेहरे पर आ जाता था। इसीलिए महाराज जी ने, शंभू महाराज जी ने कहा था कि ये अभिनय करेगी। जी। तो गुरु की तो महिमा अपनी जगह है, गुरु का जो तसव्वुर है वो नहीं, ऊपर वाले एक के बात तसव्वुर- आपने फ्यूजन की बात करी। जी। जी। मैंने जयपुर घराने की जो खासियत, जी। जैसे कवित्व, वहाँ के पैर का काम जी। बहुत विग्रस जी। जयपुर घराने की, क्योंकि जयपुर मतलब क्षत्रिय, तो उसका प्रभाव, जी। उसका असर जी। नृत्य पर भी पड़ा। तो बड़ा जो लयकारी थी वो बड़े उसमें मास्टर थे गुरु सुंदर प्रसाद जी, जी। और उन्होंने मुझे बहुत कवित्व सिखाए। जैसे एक कवित्व छोटा सा हाँ, सुनाना सुना दीजिए। चाहूँगी बिल्कुल, हमारे आपको नाजरीन के लिए सुना कि दीजिए। ये भक्त प्रहलाद की कहानी है। जी। इसमें छोटे से कवित्व में जी। कैसे पता है ना कि प्रहलाद को जलता हुआ खंबा छूने को कहते हैं, और उसके बाद में वो बच्चा डर जाता है, लेकिन सडनली वो देखता है खंबे पर छोटी सी चींटी चल रही है, तो उसमें हिम्मत आ गई। उसने कहा जब चींटी चल सकती है, क्योंकि देवी ने चींटे का रूप ले लिया था और वो रेंग रही थी जलते हुए खंबे पर, तो प्रहलाद ने सोचा मैं भी इससे लिपट सकता हूँ। जी। ये सब ईश्वर की महिमा थी। तो वो कवित्व है, छोटा सा कवित्व जो मैंने गुरु सुंदर प्रसाद जी से सीखा, इरशाद। कि जगमग 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 नर हर खंबते, खंबा जी। खंबते बढ़त ज्वाल दग 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 तज उमंग भौ भय। प्रहलाद डर गया, भौ भय असरस चली भवानी, अगगनिक सत खगगनिक कृपालन धर शिशुपालन धर, हरिहरंग हरिहरंग कृदातिट धान धान धा, हरिहरंग हरिहरंग कृदातिट धान धान धा, हरिहरंग हरिहरंग कृदातिट धान धान धा। ये जयपुर घराने। जी। जी। अब दूसरी तरफ जाती हूँ मैं लखनऊ घराने पर। जी। तो लखनऊ घराने पर गुरु शंभू महाराज जी, जी। अभिनय चक्रवर्ती, तो मैंने उनसे बहुत सुंदरता से नृत्य
को सिखाते थे, दोनों ही गुरु। जी वो अपनी खासियत, पैर का काम गुरु सुंदर प्रसाद जी, जी लयकारी जितने, तोड़े टुकड़े पढ़ने, इसमें वो मास्टर थे। जी और गुरु शंभू महाराज जी के पास में मैंने ठुमरी भाव शुरू किया। जी तो वो ठुमरी भाव बड़ा सीखा, गत भाव, गत निकास, उसमें जैसे घूंघट की गत, धाक दिंदा तुन्ना कत थे तत् किर धा दिन तक कृतक धा दिन चाल। अब चाल में घूंघट का कर रही हूँ, फिर उसके बाद ये भी घूंघट, हसरत की निगाह, क्या बात है। और ये भी घूंघट शोखी की अदा। शो जी अपने ऊपर वो कहती है मैं सबसे हसीन हूँ, जी है जी ये धाक दिन दातु न कत थे तत् तिरकट धा दिन तक तिरकट धा दिन तक तिरकट धा दिन तक तिरकट धा दिन। तो इस प्रकार से गत भाव, गत निकास, ठुमरी भाव पढ़ने भी कराते थे वो, जी और सब। लेकिन इतना रहा कि लखनऊ घराने के मूवमेंट्स खुले जी और जयपुर घराने के चक्कर और सब जो सब था वो अलग ढंग था, ऐसे करके चक्कर लेना, जी चक्कर खूब, और पढ़ने वगैरह बहुत विगरस। इसी प्रकार से लखनऊ की नज़ाकत, जी जो जिसका प्रभाव कथक नृत्य पर भी पड़ा। जी। नवाब वाजिद अली शाह, जी हाँ उधर वो बहुत कथक बढ़ा रहे थे। नवाब वाजिद अली शाह ने बहुत सारे उस्ताद अपने कोर्ट में जमा किए और उनका आपस में कंपटीशन करवाते थे, जी। और खुद भी नृत्य करते थे नवाब वाजिद अली शाह। ख़ास तौर से जब मैं वृंदावन गई, जी वृंदावन में मैंने रास का अध्ययन किया जी। सबसे ऊंचे गुरु से, जी गुरु लाडली शरण जी। लाडली शरण जी, वो जी, लाडली शरण रास को मैं लेकर आई, जी। उसको कथक से, क्योंकि देखा जाए तो ओरिजिनल रूप और कथक मंदिरों से निकला हुआ है। अयोध्या में सारे ये कथाकार थे जो कथा बाँचते बाँचते, और उनमें एक वो आ जाता था हश्र कि वो खड़े होके नाचने लगते थे। अगर औरत का पार्ट दिखाना है तो दुपट्टा ओढ़ लेते थे। कथक थोड़ा बदला जब गुरु लोग आए, शंभू महाराज जी, उनके पिताजी ठाकुर प्रसाद, बिंदादीन जी, ये सब लोग नवाब वाजिद अली शाह के कोर्ट में थे। जी तो वहाँ बड़ा कथक नृत्य आगे बढ़ा, खुद कृष्ण बन के नाचते थे जी। वाजिद अली शाह। जी हाँ अब जैसा कि है वो महारास लीला भी करते थे और बड़े होशियार थे, उनको बड़ा शौक था जी। कि सारे उस्ताद इकट्ठे करके जी। उनका गायन सुनते थे, उनका नृत्य देखते थे, आपस में कंपटीशन भी करा देते थे। तो ये अजीबोगरीब कहानी है कथक नृत्य की। जी। मंदिर से निकल वो मुगल कोर्ट में पहुंचा। ये दोनों फ्यूजन है, जी इसलिए हमारी जो पोशाक है वो मंदिर की भी है, जैसे आप देख रहे हैं, जी। लहंगा, चोली, दुपट्टा, और इसी प्रकार से अंगरखे। वो ज़्यादातर आप मुगल पेंटिंग्स अगर देखें जी। तो उसमें अंगरखा लंबा पहन रखा है। उसको लाने की मैंने कथक नृत्य में कोशिश करी और उसी प्रकार से मैंने पोशाकें बनवाई। जी और जाहिर बात है कि कथक नृत्य में दोनों हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। उसकी जो खास खास चीज़ें थी वो मैंने आपस में मिलाई। जी आपस में मिला के मैं अपने नृत्य को कंपोज करा करती थी। तो इसमें मेरी सहायता महाराज जी ने भी की, जी गुरु जी ने, गुरु सुंदर प्रसाद जी ने। जी जब रास को लेकर आई तो वो लोग भी, उन्होंने, मैंने एक सेमिनार किया था और कथक इन रिलेशन विद रास, ऐसे करके मैंने एक
सिटिंग रखी थी जिसमें सब गुरु आए थे, गुरु शंभू महाराज जी, गुरु सुंदर प्रसाद जी, सब मौजूद थे, श्री बिरजू महाराज जी, सब लोग। कितना खूबसूरत मंजर रहा होगा वो। बहुत सुंदर और याद आता है मैं वो समझता हूँ मंजर। कि गंगा जमनी तहजीब का एक मरकज आपने पेश किया, बिल्कुल। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आपको गंगा जमनी तहजीब का मरकज भी कहा हाँ, जाता मुझे है। बहुत कहते हैं जी। क्योंकि अभी भी मैं बहुत कुछ ऐसा करती हूँ, जी कभी गालिब करती हूँ, कभी महाराज करती हूँ, जी कभी जन्माष्टमी करती हूँ। जी तो मैं दोनों से ही बहुत इम्प्रेस थी जी और सबको मिलाया, जी। मिला के एक परिवार बना दिया मैं। अच्छा, कोई ऐसा वाकया जो इस फ्यूज़न के दौरान आया हो और आपके दिल के बेहद करीब हो, आपको लगे कि ये ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, ऐसा कोई वाकया आप बताना चाहें? नहीं, वाकया तो खैर यही है जी कि मैं बहुत सीखा करती थी गुरु जी से, तो कभी कभी महाराज जी ज़रा नाराज़ हो जाते थे जी क्योंकि दोनों गुरुओं की आपस में जी। लड़ाई हो गई थी। तो मैं क्लास में करा करती थी कथक नृत्य को, और मुझे गुरुजी ने अच्छा। पंचम सवारी शुरू करवाया था। जी। बड़ी मुश्किल ताल है। अच्छा तो जब मैं जाती थी महाराज जी के पास तो बड़ा तंज कसते थे मुझ पर कि अच्छा तुम कौन सी सवारी कर रही हो आजकल, घोड़े की सवारी कर रही हो, जी। क्या कर रही हो। तो वो ठीक है, वो मैंने बर्दाश्त किया। जी इन लोगों का अपना एक तरीका था, जी पर मैं बहुत उनके शुक्रगुजार हूँ मैं जी। उनके लिए। और मैं यही कहती हूँ मुझे बहुत अच्छे ऊंचे गुरु मिले, जी तो मैंने फ्यूजन किया। सबसे बड़ी बात ये है कि 1973 में मैं स्पेन गई। जी स्पेन में मैंने जाके स्पेनिश फ्लेमिंगो डांस देखा। अच्छा, वो स्पेनिश फ्लेमिंगो में जी वो कैस्ट्रोनॉट्स बजाते हैं जी हाँ और फिर उसके बाद में वो जूते पहन के बड़ा पैर का काम करते हाँ, हैं। बहुत स्पीड से। अच्छा, वो जो नाचती है जी। वो गाती भी है। जी, जी, वही चीज़ हमारे कथक में है। और कथक में हम घुंघरू पहनते हैं, जी उसने जूते पहन कर उसकी आवाज़ निकालती थी और मैंने उसका भी फ्यूजन किया। तो मैंने घुंघरू बांधे, मैं घुंघरू का जी। उसको जवाब देती थी। घुंघरू पहनने के बाद वो गाती थी जी। तो मैं भी अपने गायन शुरू कर देती, ईस्ट वेस्ट कोई मीट, ठुमरी या कुछ। ईस्ट मीट तो वेस्ट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। जी मैंने जो लाइव स्पेनिश फ्लेमिंगो, फिर उसको और बहुत कलाकारों ने देखा, करना शुरू कर दिया। जी तो वो 73 की जो हिस्टोरिकल टाइम था मेरे लिए कि मैं उस टाइम पर मधुशाला भी लाई, जी रामायण भी लाई जी और साथ में सूरदास को भी खोला। जी और फिर उसी टाइम पर मैं गालिब को लेकर आई। जी। आपने अभी जितने इतने नाम लिए, इनकी जो शाहकार क्रिएशंस हैं उनको आपने कथक में पेश बिल्कुल किया। डाला। तो इसके पीछे क्या राज क्या रहा, क्या सोच रही कि हम मेरे को हमेशा शौक था जी कि मैं कुछ ऐसा करूं नया हो, ये मेरे को शौक रहता था। जी और ये आइडिया मुझे श्रीमती नैना देवी ने दिया था जी कि गौर से तुम स्पेन जा रही हो, जी। स्पेन में जाके स्पेनिश फ्लेमेंको को देखना। जी तो मैंने लाके उसको कथक के साथ जी। उसकी जुगलबंदी की। हाँ, जिसे हम फ्यूजन ये कहेंगे। सब जी मेरा एक जुनून था कि मैं कुछ नया करती रहूं, और वो अब तक कायम है मेरे पास में। जी अब तक है जी कुछ नया करने की, मुझ में बड़ी एक ख्वाहिश रहती थी अंदरूनी, जी जिसको मैं सोचती ही रहती हूँ। और अब तो बल्कि मैं, ये कोरोना आ गया, इसकी वजह से कार्यक्रम काफ़ी रुक गए। जी उमर ख़याम की तैयारी जी वो कर रही हूँ, जी। अच्छा। तैयारी। जी इधर मैंने ईरान गई थी तो मैंने ईरानियन पोएट पर भी किया। क्या बात। वो
शिराज, शिराज, हाफिज जी, शिराज। हाफिज शिराज जी। और उनकी कब्र है वहाँ पे, जी। उसके सामने जी। उन्होंने मुझे ईरान इनवाइट किया फेस्टिवल में। उस वक़्त शाह ऑफ ईरान थे जी। और बेगम थी। वो खुद आके मुआयना करती थी, देखा करती थी आर्टिस्ट जितने भी आए सबको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, क्या और बात। बहुत खातिर नवाज, बहुत खातिर करते। तो वहाँ मैंने देखिए ईरानी पोएम ली, जी। जुल्फा शुफ्ते हो खोई कर दे हो खंदान लबू मस्त पी रहन शौक गज़ल खानो सुराही दर दस्त नरगिस शरबदे जुओ लबश अफसोस कुनान नीम शब दूश बेबौलीन में नामिद बेनशस्त। क्या बात। इस पर मैं ईरान में नाची। उसके बाद में वो एक वाक़या हुआ कि कुछ दिन बाद वो इंडिया आई, जी। शायद उस वक़्त पंडित नेहरू थे अच्छा। या इंदिरा जी थी। जी। तो वो आए तो मैंने यही गज़ल जी। फिर से पेश पेश की राष्ट्रपति भवन में। जी। जब बेगम बाद में हमसे मिलने आई, उनको लेकर आए स्टेज पर, तो वो कहने लगी यही पोएम तुमने ईरान में की थी, जी। आई स्टिल रिमेम्बर क्या उमा। बात है। सो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करती चली गई जी। और अब तक कर रही हूँ। इंशाअल्लाह ईश्वर मेरे को ताकत दे कि मैं करती रहूँ। अच्छा, शंभू महाराज जी ने एक ठुमरी का आपने कभी जिक्र किया जी। था कि वो पूरी पूरी रात रियाज होता था, और उसमें एक अभिनय का भी आपका एक अपना ही मंजर है, कौन गली गए शाम। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे नाजरीन के लिए मैं बिल्कुल बताऊंगी। जी। इसमें देखिए एक एक शब्द का अभिनय जी। अलग होगा, जी। और कौन कई प्रकार से जी। पूछा जाता है। भाई कौन है, हम्म। कौन 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 कौन, तो ये होता है। तो इसी से मैं ठुमरी में हमेशा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ता है, और वो एक खासियत है इसकी कि दिमाग की उपज हो कि आप इम्प्रोवाइज कर सकें। कौन गली गयो शाम बता दे 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 गुइया। उमा जी, आपसे बात करते करते वक्त का पता ही नहीं लगा। वक्त एक अजीब शय है जो कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अगले हफ्ते भी हम आपसे गुजारिश करेंगे ज़रूर। कि आप हमारे साथ रहें, ताकि हमारी नाजरीन को और अच्छे से हम बता पाएँ जी। कत्थक क्या है और कत्थक की दस्तखत क्या हैं। तो नाजरीन, डॉक्टर उमा शर्मा जी के साथ हमारी गुफ्तगू अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, इसी दिन इसी वक्त।